बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली आप मुझे इस टाइम पर सीधी बात बीनर सलीम के साथ के जोन में देखते हैं। डेफिनेटली हम सीधी बात जोन में ज़रूर हैं, लेकिन आज हमारा मकसद कुछ अलग है। आप सब जानते हैं कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, आज उसको 1 साल बीत चुका है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत की दास्तान अभी तक ख़त्म नहीं हुई। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को भारत में ज़म करने की एक नाकाम साजिश रची और आज उस साजिश को 1 साल मुकम्मल हो गया। पीछे 1 साल अगर हम देखें तो उस टाइम से जो मकबूजा कश्मीर के हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, उनके ऊपर ज़मीन तंग करने की कोशिश की गई, उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी से दूर रखा गया, एक कर्फ्यू नाफिज किया गया। 80 लाख कश्मीरी अपने घर में कैद हैं और तब से जो मामला है वो संभल नहीं पा रहा। तब से जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर के, वो बिगड़ते चले आ रहे हैं। आज सिर्फ इसी मुद्दे पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के लिए, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए एक मैसेज देने के लिए और ताकत के नशे में चूर उस मोदी सरकार को ये मैसेज देने के लिए हम आज सारे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम उनको बता सकें कि इस मुश्किल वक्त में कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, जो निहत्ते हमारे बहन भाई हैं, वो अकेले नहीं हैं। अपने पैनलिस्ट आज की इस डिस्कशन के लिए आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं वो, इसके अलावा एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपनी फॉरेन अफेयर्स के मामलात पर, सफारतकारी के मामलात पर। उनसे हम उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे इस कश्मीर के मसले के ऊपर। सरदार भीषण सिंह साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, लंबा चौड़ा उनका इंट्रोडक्शन है, मेंबर पाकिस्तान से गुरुद्वारा हैं। इसके अलावा चेयरमैन बाबा गुरु नानक जी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, चेयरमैन माइनॉरिटीज़ वेलफेयर हैं। इसके अलावा ये फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मेंबर लाहौर असेंबली भी रह चुके हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट दिन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर मेरे साथ बने हुए हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अ वेरी हाउस होल्ड नेम एंड अ वेरी हाउस होल्ड नेम फॉर द व्यूअर्स ऑफ सीधी बात। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये मकबूल जान साहब, ऑब्वियसली वेरी ओन न्यू टेलीविजन के 8 बजे का अपना शो करते हैं एज एन एनालिस्ट, मुझे आज इस 1 घंटे के अंदर ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हैविंग सेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए। सबसे पहले मैं फ्लोर को ओपन करना चाहूंगी खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। और सर, पहला सवाल इसी नोट के ऊपर और यहीं से मैं आगाज करना चाहूंगी कि आज के दिन 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, आज 1 साल उस चीज को पूरा हो चुका है। पीछे जो भी हुआ इतने सालों में कश्मीरियों के साथ, मकबूजा कश्मीर के हमारे निहत्ते बहन भाइयों के साथ, उनको एक तरफ रखे और इस 1 साल की जुल्म बर्बरियत को अगर हम एक तरफ रखें, तो आज के दिन आप हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी सॉलिडारिटी उन तक शो करा सकता है? कश्मीर जो है उसको एक नई आस, एक नई उमंग, जो पाकिस्तान ने मैप को तब्दील किया है, भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। एक बात कश्मीरियों को पता है, मैंने उनसे डील किया है, कश्मीरियों को यह पता है उनका वाहिद सच्चा दोस्त पाकिस्तान है, जो उनको कभी नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा रहेगा। कौमों की जिंदगी में दहाइयां गुजरती हैं, मोदी कितनी देर के लिए आए हैं? अगर मोदी ना भी बात करें तो क्या है, 2-3 साल, और अगर उनको डिफीट हो गई ये स्टेट इलेक्शंस में। सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन कसूरी साहब, लेकिन ऐसा क्या है कि मोदी साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मोदी की बर्बरियत खत्म ही नहीं हो रही है? हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं और बल्कि आज भी जब हम ये आपसे जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी अक़लियत भारत में इस टाइम पर मौजूद नहीं है जो कि मोदी की गलत पॉलिसीज या मोदी की करंट पॉलिसीज या मोदी के जो रूल है या नाइंसाफी है उससे बच सकी हो। ऐसा क्या है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि वो जो जुल्म कश्मीर पर कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि वो आइसोलेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये फर्क मोदी को क्यों नहीं पड़ा? देखिए, बात यह है कि ये जो मोदी साहब, आपने कहा कि भारत में आवाजें नहीं उठ रही। एक तो मीडिया को भी भारत में कंट्रोल किया गया है और मैंने पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं क्योंकि मेरी उनसे डीलिंग थी एज फॉरेन मिनिस्टर। जो तो आजाद ख्याल से उनको फारिग कराया गया है, मुख्तलिफ टीवी चैनल से उनको अलहदा करा दिया गया है। कई लोग अब अपनी ऑनलाइन अब उनके छपते हैं, जो भी उनके इंटरव्यूज हैं, जो भी है। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में भी ये रियलाइजेशन है, ये आपकी बात ठीक है कि उन्होंने डरा धमका के उन्होंने कत्ल भी किए हैं। जो लोग मुखालिफ थे और बात नहीं आ रहे थे वो कत्ल कर दिया गया है। मसलन एक खातून थी समथिंग लंकेश, और जितने आजाद ख्याल लोग थे उनको कई लोगों को कत्ल किया गया है। मीडिया हाउसेस को डराया धमकाया गया है। मसलन NDTV जो है
उनको अगर वो चुप नहीं कर रहा था तो उसका जो मालिक था उस पे जहाज से उतार लिया गया, इनकम टैक्स के झूठे केसेस बनाए गए। हाँ, इस किस्म की चीजें कामयाब होती हैं थोड़ी देर के लिए। मेरी जाती राय है क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन बहरहाल होंगे, क्या मोदी कंपेल होंगे पॉलिसीज पे नजरसानी के लिए? नहीं तो अगली हुकूमत जो है, आफ्टर ऑल 2 हुकूमतें जो थी जिनसे मैंने डील किया है, एक वाजपेयी की बीजेपी की हुकूमत थी, एक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने को पाकिस्तान पे एहसान तो नहीं किया। वो ये सोच के हमसे बात करते थे कि कश्मीर का मसला हल ही नहीं हो सकता बगैर पाकिस्तान से बात किए। इनको भी बिलाखिर ये समझ आ जाएगी, इनको नहीं आएगी तो इनके बाद की हुकूमतें उसी रास्ते पर चलेंगी जैसे पहले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या भारत में नए इलेक्शंस ही सिर्फ इस बात का हल है कसूरी साहब? जस्ट मतलब ये मैं जरूर क्लैरिटी चाहूंगी, बिकॉज आपने कहा कि जी इलेक्शंस होंगे, फिर क्या इलेक्शंस ही इसी बात का हल है कि दे रियलाइज या मोदी को नजर आए कि भाई उसने बर्बरियत से कितना भारत को नुकसान पहुंचाया और किस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान के मजीद करीब कर दिया है, स्पिरिचुअली, मॉरली एज वेल, या फिर कोई और तरीका भी है कि कोई मीडिएशन का रोल अदा किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान अपनी जो आवाज है वो और उठाए? कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तो चूक नहीं हो गई अपनी आवाज सही जगह सही फोरम पर उठाने के लिए, या सिर्फ भारत के अंदर इलेक्शन ही इस चीज का हल है कि मकबूजा कश्मीर का इशू सॉल्व होगा? आपने अच्छा सवाल किया तो इसको खुल के जवाब देता हूं मैं। जी जरूर। क्या करे फिर पाकिस्तान वही करे जो पहले करता रहा है, जिसके नतीजे में आज हुकूमत कटहरे में खड़ी है, FATF में, और सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। या तो पाकिस्तान दुनिया से अलहदा होकर खड़ा हो जाए कोने में, इमरान खान की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, वो यही करती जो अब हो रहा है। कोई FATF के जो कवानीन है और उससे पहले जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है वो पाकिस्तान के अपने मफाद में है। एबटाबाद पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ है वो गैर मुल्कियों ने नहीं किया था, वो मुसलमान भी थे और पाकिस्तानी भी थे। हमारी कौम को एक बहुत बड़ा सदमा उठाना पड़ा है, एक बड़े प्रोसेस से हम गुजरे हैं। तो या तो आप कहें कि वापस वहीं चले जाएं, तो खुल के बात करें। अगर वहां जाना है तो वो रास्ता नहीं। अच्छा, अगर आपने जंग करनी है तो जंग तो पाकिस्तान ने कई मर्तबा की है, तो कश्मीरियों को अभी तक उसकी आजादी नहीं मिली। लेकिन ये हमें अपने कॉन्फिडेंस में, हमारे अज़म में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमारा जो पानी भी है कश्मीर से आता है, हमारी, जैसे कायदे आज़म ने कहा, शहराग है, सही कहा, तो हम तो कश्मीरियों के पीछे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और भारत के लिए इतना महंगा और मुश्किल हो जाएगा, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ कश्मीरी, कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है और ये साहब, लेकिन हम कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें कसूरी साहब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बात तो सच है ये। देखिए, कश्मीर के साथ खड़े होने का मसला, अगर वो ये समझते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आप थोड़ी सी कभी साल में एक यौम मना लिया और आपने ये कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि हाँ, आप बिल्कुल कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े। उससे बेहतर है कि फिर आप उनको इंडिया के दामो कर्म पे छोड़ दें। जैसे बाकी 20 करोड़ मुसलमान 70 साल जिंदगी गुजारते रहे, वैसे कश्मीरी भी गुजार लेंगे। ये कौन सी कैसी की नई बात है? लेकिन अगर आप ये समझते हैं, और आपने पाकिस्तान में 70 साल से आपने एक पूरे की पूरी एक कैफियत पैदा की हुई है, आपने पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर के साथ वाबस्ता की हुई है। मेरे मुल्क के हर बंदे का 50 से 70% तक पैसा जो है कश्मीर की सिक्योरिटी के साथ चलता है। मैं अपनी रोटी नहीं खाता हूँ, एक रोटी नहीं खाता हूँ, 2 रोटियां कश्मीर के लिए देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि या तो फिर आप छोड़ दो, ये कोई मसला नहीं है कि हम जी कश्मीर के लिए ये करते रहेंगे और वो करते रहेंगे और हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं। दुनिया में किस यूनाइटेड नेशन ने मुस्लिम उम्मा की या किसी भी उम्मा की उस वक्त तक मदद नहीं की जब तक खुद खड़े नहीं हुए। ये आपके 2 कदम पे मिसाल अफगान तालिबान की है, प्रॉक्सी वॉर से वो जीते हैं। अब अमेरिका क्यों नहीं लड़ता शाम के अंदर जाके? इसलिए कि ईरान की 11 प्रॉक्सीज वहां चल रही हैं। यमन के अंदर क्यों नहीं घुसता? ईरान की 11 प्रॉक्सी वहां चल रही हैं। इराक के अंदर क्यों निकल गया भाग के? आप जब तक एक प्रॉक्सी नहीं शुरू करते और उस प्रॉक्सी को सपोर्ट नहीं करते, किसने ईरान को रोक लिया और किसने ईरान का नाटका बंद कर दिया और किसने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया? उसने इतनी प्रॉक्सी चलाई हुई है। कौन? 12 के 13 मुल्क हैं जहां उसने अपनी प्रॉक्सी चलाई हुई है। आप नहीं चला सकते। वो तो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, उस तो 37 साल से इंटरनेशनल सैंक्शन से फेस कर रहे हैं। 37 साल से। आप सोच सकते हैं कि मैं वहां था जिस जमाने में 3 लीटर फी बंदा पेट्रोल मिलता था।
एक ऐसे मुल्क के शहरियों को जिस मुल्क में पेट्रोल पैदा होता है, जो चौथे नंबर का बहुत बड़ा, उसको मिलता। उन्होंने कमाल कर दिया, वो आज शाम तक आगे जाके पहुंचे हुए हैं। तो असल मसला यह है कि या तो आप एक दफा तय कर लो कि आपने कश्मीर जो है, कहां हो रही है? चूक कहां हो रही है? चूक जो हमारी पॉलिसीज में हो रही है। चूक हम समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में आजादी दिलाएगी, हम समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर बहुत खूब, और तकरीर तो मैं ज्यादा अच्छी कर लेता हूँ। ये कौन सी बात है? नहीं, आई थिंक सो कि इस टाइम पर तो तकरीरें तो हम सारी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो सूरी साहब अभी पहली बात है कि नॉन-स्टॉप बोले हैं, वो पाकिस्तान बड़ा का अच्छा प्राइम बोल रहे हैं। मिनिस्टर एंकर पर्सन नहीं है। एब्सोल्युटली, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक टेलीविजन चैनल नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट। मैं मुझे जो है इसके लिए कौम पैसे नहीं देती बोलने के लिए, जब 50 एंकर्स को बोलने के लिए क्या फर्क है मुझ में और उस गवर्नमेंट के अंदर? असल मसला ये है कि ये 4 लाहौर शहर के अंदर इतने शानदार मौसीकार बैठे हुए, शानदार नगमा आप अरेंज कर दें, मुफ्त अरेंज करके दे देंगे आपको। कौन नहीं करते? आप ये बताइए कि आपने उनको, आज कश्मीरी एक कश्मीरी पता क्या कह रहा है, जब तक इंडियंस नहीं उठे। आपको बताऊं, आपको मोदी के आने के बाद इट वॉज द हाई टाइम कि आप इंडियन मुसलमानों के दिल जीतते, आप उनकी आवाज बनते। आप सोच सकते हैं कौन सा जगह ऐसा है कि जहां गौ उसके ऊपर मुसलमानों को ना मारा गया? नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर आप डिस्कशन को लेकर आए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस एंड दिस इज सो अनलाइकली ऑफ यू कि मैं और आप इस टाइम पर एक सेम पेज पर है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ इस शो को मुझे आगे बढ़ाना है। ब्रिगेड साहब, तकरीरें तो और ये सब ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। तमाम अपने मोहतरम गेस्टों के मैंने व्यूज सुन लिए हैं, जनरली मैं उनसे एग्री करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो और ये साहब ने बात की है, मैं काफी अर्से से ये बात कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप तकरीरें करते रहे, वो आपको कहीं मदद नहीं करेंगे, वो प्लेबिसाइड के लिए और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। आपने बात की मीडिएशन की, ट्रंप का मीडिएशन का फॉर्मूला वो बिल्कुल फेल होगा, वो बोल बचन था, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मीडिएशन। 4 जुलाई 1999 को मैं वाशिंगटन में था, ब्लेयर हाउस में, जब नवाज शरीफ आए, कारगिल का समिट हुआ क्लिंटन के साथ, तो वहां सब लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर नवाज शरीफ साहब को इन रिटर्न ये मिल जाए कि अमेरिका ने अपना, क्लिंटन ने जिस वक्त कहा कि हम कश्मीर का मसला हल कराएंगे, तो शायद उनका कोई स्पेशल इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर पे आज ऐलान हो जाए, ताकि ये मामला जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जंगी हालात जो ये खत्म हो। वो भी नहीं हुआ। माई पॉइंट इज दिस कि वो फॉलो कर रहे हैं मूडी इसराइल की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, इसराइल की पॉलिसी ऑफ जूइश सेटलमेंट्स, और जो बर्बरियत की पॉलिसी हो तो उससे इसराइल से भी आगे बढ़ गए जो फलस्तीन में चल रही है। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हल एक है। हल ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स चढ़ दौड़े श्रीनगर के ऊपर, वो बेशक ठीक है, हमने श्रीनगर हाईवे का वो नाम तो रख दिया वहां पे इस्लामाबाद में, लेकिन जब तक आप उनकी इंडियन आर्मी को एक शिकस्त नहीं मिलती है, इन द सेंस कि इतने बॉडी बैग्स जाएं, इतना उनका खून बहे इंडियन आर्मी का, फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे वो गैरी मदद वाले लोग हों, चाहे वो प्रॉक्सीज हों, तो आप फिर वो इंडिया और मूडी जो है वो कहेंगे कि भाई ये मामला नहीं चल सकता। ये बाकी तमाम चीजें बोल बचे ना, ये आप करते रहे, तकरीरें, मोटिवेशन सॉन्ग भी इंपॉर्टेंट। अगला चीज देखें, ये आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफीट द इंडियन आर्मी एंड हर्ट देम वेरी बैडली, तब मूडी जो है और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप वो। सर एक सेकंड में ऐड कर दूं, अभी बात आ गई स्टेक होल्डर की। बेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है मेरी नजर में, चाइना हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। जो देखें, उन्होंने आर्टिकल 370 रिजेक्ट किया है। चाइनीज बड़े कूल प्लेयर्स हैं, वो भी आराम से खेलते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि लद्दाख के मामले में चाइनीज ने फर्स्ट टाइम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत एक ट्रेलर जो है वो शो किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस वक्त होना यह चाहिए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तो वैसे ही इन डेप्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मेरी सोच ये है कि ये दो ममालिक हैं, कोई आपकी और मदद नहीं करेगा, प्लस शायद जो ब्रदर को मुस्लिम कंट्रीज हैं, कि इनको अब कोई एक प्रैक्टिकल हल निकालना पड़ेगा कि कैसे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की मदद की जाए, ताकि इतना नुकसान पहुंचाओ इंडियन आर्मी को, कैसे फ्रीडम फाइटर्स की मदद की जाए। ऑन दिस नोट मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। पैनलिस्ट मेरे साथ बने हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं और ये मकबूल जान साहब हैं इस टाइम पर मेरे साथ मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल जी सरदार भीषण सिंह साहब। सरदार साहब आवाज आ रही जी, मैं सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सरदार साहब, ये जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने जरा हमें सॉल्यूशंस की तरफ लेकर के गए हैं, क्योंकि बात तो सच है, हमारी जितनी भी मोहब्बत हो मकबूजा कश्मीर उनके बहन भाइयों के साथ, जितनी भी हम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हम हर साल ट्रांसमिशंस करें, अपनी मोहब्बत अपनी सॉलिडारिटी का इजहार करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हल की तरफ भी बढ़ना है। आपकी नजर में मकबूजा कश्मीर का वो जो अनफिनिश्ड इशू है सब कॉन्टिनेंट का, जिस तरह से औरिया साहब ने इसको टर्म किया, आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के जो हमारे निहत्ते बहन भाई हैं उनकी सुनी जाए, उनको छुटकारा मिले इस कैद से? बिल्कुल मैं सारे नाल एग्री हां इस गल दे उत्ते कि असी पाकिस्तान दी आवाम, हुकूमत पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भैन भरावां नाल खड़े हैं, लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह खालिस्तान दा इशू सी, कांग्रेस पार्टी नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़िया और बीजेपी नाल प्रकाश सिंह बादल जुड़िया, ते वो वारी वारी आके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं दोनों, ते जिहड़ी पब्लिक है वो विचारी 47 तो लैके, मैं सिख कम्यूनिटी की गल कर रहा हैं, आज तक ख्वार उजार हो रहे हैं। 47 दे विच जिहड़ा कि सिखां नूं वरगलाया गया, आज तक असी उन्होंने भुगत रहे हैं। तो इसी तरह कश्मीर दे विच जदों तक हुण तो चलो बड़ी इस साल तो असी सुन रहे हैं कि जिहड़े उत्थे सियासी पार्टियां सी वो हुकूमत तो या दिली वल नहीं देख रहे, ते सानू जदों तक पंजाब दे विच रहण वाले सिख नहीं खलोणगे और जदों तक कश्मीरी साडे भैन भरा जिहड़े कश्मीर च रह रहे हैं, जिहड़े एक साल दे समझो कि एक जेल दे विच कैद ने, जिहड़े एक साल तो उन्हां नूं हर तरह दे जिहड़ियां सहूलतां बंद कीतियां गईयां, वो एजुकेशन होए, वो हेल्थ होए या दुनियावी कई मसले मसैल सारे वो एक जेल दे विच बंद ने, लेकिन असी बाहरों तो उन्हां दी मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह सारे साडे बुजुर्गां ने, जनरल साहब ने भी ते कसूरी साहब ने भी और मकबूल जान साहब ने भी गल की, जदों तक अंदर दे लोग असी उन्हां नूं सपोर्ट नहीं करांगे, असी उन्हां नूं तैयार नहीं करांगे, असी उन्हां नूं खड़े नहीं करांगे, ते बाहरों साडी मदद का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस तरह UNO वो तो असी 70 साल तो देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई गैर, आपका मौकफ आ गया, साथ बने रहिएगा। मुझे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने ज्वाइन किया है। जनरल लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए इस इम्पोर्टेंट टाइम पर। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सर 5 अगस्त है, 2019 को क्या हुआ 5 अगस्त को वो हम सब जानते हैं। आज एक साल उस बर्बरियत को, जुल्म को पूरा हो चुका है। अपनी सॉलिडारिटी बिल्कुल हम दिखाएंगे, दिखा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आपके लिए भी फ्लोर ओपन है, मैसेज भी दीजिए, सॉलिडारिटी भी दिखाइए। लेकिन सर हल की बात भी हमें इस प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से कहां चूक हो गई या पाकिस्तान को क्या आगे करना चाहिए इस मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। कब तक हम ट्रांसमिशंस करके, सॉलिडारिटी शो करके इस मामले को हल करेंगे? वी नीड टू टेक सम प्रैक्टिकल एक्शन सर। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए बात ये है कि जहां तक तो डिप्लोमेटिक मनूवर्स, डिप्लोमेटिक एक्शंस की बात है, मेरा ख्याल वी हैव डन वेल। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की UN में, उसके बाद फिर फॉलो अप हुआ, तो 2 चीज़ों का फर्क पड़ गया और वो इस तरीके का पड़ गया कि अब उसकी वापसी नहीं हो सकती। नंबर 1, दुनिया को पता चल गया कि ये कश्मीर का मसला है क्या। इससे पहले शायद दुनिया इस कदर अवेयर नहीं थी। दूसरी बात, दुनिया अब ये कभी नहीं मानेगी हिंदुस्तान की बात कि वहाँ कोई टेररिज्म हो रहा है, या वो उनको पता चल गया कि वो एक तहरीक है, अपने दिफा की एक मुदाहमत की तहरीक है अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। ये फर्क पड़ गया। बहुत सारे ऐसे काम हिंदुस्तान ने किए हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इट वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उन्होंने इसको 370 और 35A खत्म करने के बाद एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में चेंज कर दिया। ऑक्यूपाइड टेरिटरी की कनोटेशन ये है कि UN की करारदाद 3324 एक तो वहां के लोगों को ये हक देती है कि वो मज़ाहमत करें, इवन हथियार उठा के, और दूसरा ये हक बाकी मुल्कों को देती है कि वो भी उनको हथियार फराहम कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे भाई बसंत सिंह कह रहे थे कि जो मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में जो चीज फर्क डालेगी वो है
ایکٹیو ریزسٹنس کشمیریز کی اور پاکستان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ساکت و جامد کھڑے ہو جانے سے کسی کی حمایت جو ہے وہ پتہ نہیں. یہ بہت اچھی ہم یہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی کر رہے ہیں, آپٹکس کے لحاظ سے, میڈیا کے لحاظ سے اور ڈپلومیسی کے لحاظ سے, لیکن بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس کی ضرورت ہے. میں 2-3 کا آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں. جی کچھ تو اسی میں آتے ہیں ڈپلومیسی کے میدان. مثال کے طور پہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم یو این کو یہ کہیں کہ آپ یہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی, تاکہ نہ ہم ڈیموگرافی چینج کر سکیں نہ وہ ڈیموگرافی چینج کر سکیں. میرا خیال ہماری یہ بڑی اچھی ایک ڈیمانڈ ہوگی جو ہمیں کرنی چاہیے. ایسے موقعوں پر جبکہ ان کی وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, ہمیں گورنمنٹ ان ایگزائل کی کوشش کرنی چاہیے بنانے کی. اس میں آزاد کشمیر والے کچھ بھائی آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے 2-3 سیٹیں آلریڈی ان کی رکھی ہیں. بھائی میرے وہ 80 لاکھ ہیں, آپ 20 سے 25 لاکھ ہیں, آپ ان کو 3/3 سیٹیں کہاں سے دیں گے؟ اس لیے آپ کو الگ سے گورنمنٹ ان ایگزائل بنانی پڑے گی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمیں یو این سے یہ ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پر پارشل پلیبیسائٹ کروا لیں. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آپ اپنے ارینجمنٹس کے تحت, ہم اپنی فوج کو بارڈر پہ لے جائیں گے, بیرکوں میں لے جائیں گے, آپ اپنے ارینجمنٹ کے تحت لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے, تاکہ بعد میں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکیں. جنرل صاحب ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ بھی, اور لیکن ایک کاؤنٹر میں بھی تھوڑا سا کرنا چاہوں گی, بنے رہیے گا میرے ساتھ شو میں. تھوڑا سا کاؤنٹر یہ ہے کہ بھائی عوریہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور خیر میں مان بھی رہی ہوں کہ جی تقریر کی آپ نے بات کی کہ تقریر کے ذریعے خان صاحب نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک اپنا کردار ادا کیا. وہ عوریہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تقریر میں بہت اچھی کر لیتا ہوں, مجھے پرائم منسٹر اور ایٹر تھوڑی چاہیے, تقریر کرنے والا تھوڑی چاہیے. تو اس کے اوپر ذرا اپنی رائے دیجیے گا. اور پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو کل ہوئی ہم نے دیکھی کہ پولیٹیکل میپ کے اندر جو ایک تبدیلی کی گئی, جو رد و بدل کیا گیا, اور جس طریقے سے پولیٹیکل میپ کے اندر ایڈیشن کیا گیا, سر یہ کیا اس کی سگنیفیکنس ہے, اس سے کیا میسج جائے گا, اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایکٹ جو یہ کل کیا گیا؟ جی میں عوریہ مقبول جان کی تو بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے خود ان کی بات سنی نہیں ہے, اسی لیے جی میں الگ سے اس کا یہ جواب ایسے دوں گا. دیکھیے اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے حق کی بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہن. بہت لوگوں نے وہاں پر تقریریں کی ہیں, اور جس طریقے سے وہ کنی کترا جاتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ جو بالکل سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا, اس میں اس کے اپنا ایک اہمیت ہے, اور اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. دوسری آپ نے میپ کی بات کی, دیکھیں اس کے میپ کے اوپر 100 آبجیکشن ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل میپ جو ہمارا سٹانس ہے, دیکھیں جب آپ اس نقشے کو دیکھتی ہیں تو وہ تو کشمیر ہم نے ایک ہی رنگ میں دکھایا, اور پھر ہم نے یہ بھی لکھ دیا لیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر, اور نیچے بریکٹ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کیسے اس کا حل ہوگا یو این سیکورٹی کونسل کے اس کے مطابق. ہم نے سیاچین کی باؤنڈری ایگزیکٹلی اس طریقے سے لگائی ہے جو کہ ہمارا سٹانس ہے. ہم نے سر کریک کی باؤنڈری اس طریقے سے لگائی ہے جیسے کہ ہمارا سٹانس ہے. ہم نے فاٹا کو مرج کر کے دکھایا کے پی کے میں. تو یہ اچھے اقدامات ہیں, اس میں کوئی کچھ فرق رہ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے چائنا اور کشمیر کی باؤنڈری چھوڑ دی ہے. وہ شاید ہمارے چائنیز بھائیوں نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں, اس کو ابھی نہ لگائیں, ہمیں ذرا ان سے نبٹ لینے دیں. تو ایسی کچھ باتیں اس میں ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے بڑا اچھا قدم ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کو بیچتے کیسے ہیں. آپ نے تو بنا لیا, آپ نے, یہ تو گھریلو کنزمپشن کے لیے ہے. ہم تو پہلے ہی کنونس تھے. وہ کہتے ہیں نا مسلمان کو کیا مسلمان کرنا, آپ باقیوں کو جا کے مسلمان کیجئے, ان کو بتائیے کہ بھئی یہ ہمارا سٹانس ہے, یہ ہمارا میپ ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. اسی چیز کو میں آگے جی چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے میرے یہ سکھ بھائی جو کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں خالستان موومنٹ کی مکمل حمایت کرنی چاہیے. یہ خالستان موومنٹ اور یہ جو آزاد کشمیر کا معاملہ ہے, یہ کافی جڑا ہوا ہے. جب یہ تحریکیں ساری اٹھیں گی تو ایک بڑی کامیابی ہمارے سکھ بھائیوں کو بھی ملے گی, کشمیری بھائیوں کو بھی ملے گی. تو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور جو ہم خیال اور ہم نوا لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے آگے چلنا چاہیے. بالکل. اور جنرل صاحب ساتھ بنے رہیے گا. ایک چیز میں اور اس میں مزید ایڈ کر لوں, حالانکہ آپ نے کافی جامع اس کے اوپر انالیسس دیا, لیکن ایک چیز کہ سر ریلیجن نیشنلٹی سے ایک طرف ہو کر کے دس از اے ایشو آف بیسک ہیومن رائٹس. جس طریقے سے ایٹ لیسٹ جس طریقے سے میں اپنی ناقص رائے میں دیکھ رہی ہوں کہ بیسک ہیومینیٹیرین ایشو ہے کہ زندہ رہنے کا حق, آزادی سے جینے کا حق, آزادی سے چلنے پھرنے کا حق, اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق. دس از اے بیسک رائٹ
जो कि किसी भी इंसान को इस दुनिया में मिलना चाहिए। और ये सब यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, क्योंकि जब ये जो मैप है इसके ऊपर लेकर के बहुत सी बात भी हो रही। अभी जनरल साहब ने भी जिस तरह से बिल्कुल सही कहा कि मुसलमान को क्या मुसलमान करना, वी हैव टू सी कि हाउ डू वी कन्विंस अदर पीपल, हम इसको सेल कैसे करते हैं, हम अगले लोगों को अपने इस नैरेटिव के ऊपर कैसे लेकर के आते हैं। ये बातें अंदर भी हो रही हैं, हमारे घर के अंदर भी हो रही हैं जब से ये मैप आया है। पहली बात तो ये है कि ये कोर इशू को कोई समझता नहीं है कि किस तरीके से आगे चलना है। हमने 16 इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है इंडिया के अंदर, आपको कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक? क्यों तमिल क्यों नहीं अच्छे, उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नहीं? मिजोरम क्यों नहीं अच्छे, उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नहीं है? वो नहीं कत्ल हो रहे, वो जो मौत चल रहे हैं वो नहीं हो रहे? बिल्कुल, लेकिन उस पर भी सब तनकीद होती है, बुनियादी वजह कोई उस पर भी तकलीफ तनकीद नहीं, कोई एक बयान नहीं आता भाई। तकलीफ किसको होती है? आप पूछ लें पापा, मैं 22 करोड़ लोगों से पूछ लें कि मिजोरम की मूवमेंट का एक बंदा मुझे बता दे, मुझे पकड़ लीजिए, सिवाय उनके जो चंद जानते हैं पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता, नक्शे में नहीं पता होगा मिजोरम किस जगह पे, नक्शे नहीं पता होता नक्सल बाड़ी मूवमेंट क्या चीज है, नक्शे नहीं पता होगा सिलगिरी कॉरिडोर क्या चीज है, वहां मूवमेंट ताल्लुक इस्लाम का है। ये है अनफिनिश्ड एजेंडा। अब अनफिनिश्ड एजेंडा क्यों है कि उस वक्त ये कहा गया था कि 2 कौमें आबाद हैं इस दुनिया के, इस बड़े सगीर में, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, और उसमें मुसलमान अक्सरियत इलाका जो जाएगा, ये बुनियादी इशू है, और कश्मीर मुसलमान अक्सरियत इलाका है। और ये इसके ऊपर बुनियादी तौर पर पहला वही सवाल किया, और ये आप अली गिलानी साहब ने कहा, उन्होंने कहा क्या हमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दे दिए जाएं, हमें सारी आजादियां दे दी जाएं तो क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या हमें सारे का सारा जितने फ्रीडम भी दे दी जाए, 12 प्राइम मिनिस्टर भी लगा दे, नहीं हल होता मसला। कश्मीर का मसला हल उस वक्त होता है कि जब आप उनको एक मुकम्मल तौर पर अपने दस्तूर के मुताबिक बाकी जिंदगी में आजादी के साथ। अब मैं आता हूं जो मैंने पहले बात की थी, प्रॉक्सी वॉर, अफ्रीका। I want to have a comment on the map thingy ना, because मुझे अच्छा हाँ, मैप पे ज्यादा मसला है, मैं मैप का हामी, ये कितना मैं important है? मैप बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि मैप के हामी इसलिए हूं कि मैप जो गवर्नमेंट का मैप होता है ना, ये इंटरनेशनल सीन के ऊपर एक इशू क्रिएट करता है। ये मैप आपकी एम्बेसी में रहेगा, ये मैप आपकी दुनिया पूरी करती है इसको। ये जब तक ये मैप आपकी वेबसाइट पे रहेगा, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता रहेगा पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, इसलिए कि आपने उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया के तौर पे पुट अप कर दिया। मसला सारा ये इंडिया वो भी करना पड़ा। 73 ऑनवर्ड शिमला अकॉर्ड के बाद आपने इसको खारिज कर दिया था, ये सारे से आपने उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया था। लाइन ऑफ, देखिए ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये तो चाइना और इंडिया के दरमियान भी है, लेकिन चाइना की क्लेमेंट मैप कोई नहीं है, इंडिया का क्लेमेंट मैप कोई नहीं है। वो क्या नाम था, एडिसन वाला जो जेम्स एडिसन का, उसकी वो लाइन पे चलते हैं, वो उन्होंने तसल्ली कर। ड्यूरल लाइन के ऊपर अफगानिस्तान हमेशा मुस्तकिल तौर पे करता रहा कि ये अंग्रेज खोलिए, ये 100 साल बाद हमारी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में हमारा एक एग्रीमेंट निकला है जिससे बेहतर हो गया। ये है असल मसला। नक्शा बिल्कुल ठीक है, नक्शे का एक्शन ठीक था, जिसने भी दिया जहानत से दिया, क्योंकि जाहिर बात है आप असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे आप ये सरकारी नक्शा पेश करेंगे, वो कहेंगे ये तो डिस्प्यूटेड है। जब आप कहेंगे डिस्प्यूटेड है तो बात शुरू हो जाएगी, बात शुरू होगी तो डायलॉग शुरू होगा, डायलॉग शुरू होगा तो शोर मचेगा। ये चीज ठीक है, ये इतने में सपोर्ट करता हूं, लेकिन मसला सारा ये है, मुझे कोई एक बताए आप गुज़श्ता 50 साल की तारीख कि जंग जो है उसके बगैर, प्रॉक्सी वॉर के बगैर कोई मुल्क आजाद हुआ। जनूबी वियतनाम पे अमेरिका ने कब्जा किया, 17 साल जंग लड़ी, आजाद हुए। अफ्रीका को देख लें आप, कॉन्गो 1960-65 तक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, आजाद हुए। ऑगिडेन एथोपिया से आजाद हुआ, 77 से लेकर 78 तक जंग लड़ी। अंगोला 1975 से 2002 तक जंग लड़ते रहे, आजाद हुए। नमीबिया साउथ अफ्रीका से बॉर्डर से लड़ा, आप 66 से 90 तक। जब तक वॉर नहीं प्रॉक्सी आपकी शुरू होती कुछ नहीं हो सकता। और मैं प्रॉक्सी वॉर से स्टार्ट कीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, यू डोंट नीड टू रश इट अप, यू हैव 2.5 मिनट्स आराम से अपना मुझे मौका दीजिए। प्रॉक्सी वॉर से स्टार्ट कीजिए। ये जो और ये साहब कह रहे हैं, हाउ फार यू एग्री क्या पाकिस्तान किसी भी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है इस प्रेजेंट सिनेरियो में, द मॉडर्न वर्ल्ड, नंबर 1। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने भी की है, जनरल साहब ने भी इस चीज को इंडोर्स किया कि हमें खालिस्तान के लिए एक सपोर्ट, एक मूवमेंट करनी चाहिए। इसके ऊपर मुझे आपकी राय चाहिए कि हम उसके लिए कैसे सपोर्ट या कोई मूवमेंट बना सकते हैं, खासतौर पर मीडिया पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ये जरूर बताइए। पहली बात तो ये कि
खालिस्तान की बात कर लें, इस साल खालिस्तान का इंटरनेशनल रेफरेंडम है 2020 में, और मैं ये जो सारा हमने ये जो काम किया करतारपुर का वो सारा इनिशिएटिव इसलिए था कि वी वांट टू विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द सिख पीपल जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडियन पंजाब। और मेरा ख्याल है वो सिख जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड भी बड़ा अच्छा किया, बड़ा पॉजिटिवली किया। तो ये हमारी पोजीशन तो खालिस्तान पे उस लिहाज से डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली हम बिल्कुल उस इशू को सपोर्ट करेंगे। वो बलूचिस्तान में कर सकते हैं, केपी में, हम क्यों नहीं खालिस्तान की खुल के बात कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये मैप की जो मैं बात कर रहा हूं, देखें मैप का छोटा सा मुल्क नेपाल, क्या उनकी हैसियत अगर आप पाकिस्तान के मुकाबले में देखें, न्यूक्लियर पावर, नेपाल जैसे मुल्क के जो डिस्प्यूटेड एरिया था इंडिया के साथ, उन्होंने कहा तुम्हारी हैसियत कैसी, डालो अपना ऑफिशियल मैप बनाओ, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, इंडिया ने क्या कर लिया। और मैं आपको आज बता रहा हूं एडवांस में, चाइना ने लद्दाख का और ये मामला जो हैं आप देखें, नेपाल ने किया, पाकिस्तान ने किया, अब चीन भी करेगा, वहां से भी कोई इनिशिएटिव आएगा और वो भी लद्दाख और वो अरुणाचल प्रदेश और वो तमाम वो इलाके वो अपने फॉर्मल अपनी टेरिटरी शो करेंगे। प्रॉक्सी वॉर बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने 2 दफा आपके प्रोग्राम में कह दिया है, इस तरफ हमारी लीडरशिप आती नहीं है, बात नहीं करती है। यही एक हल है, यही एक हल है आपको मूडी को घुटने टेकने का और इंडियन आर्मी को घुटने टेकने का। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूं, Are we ready for it, sir? मेरा ख्याल है कि हमारे लीडरशिप को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को, हमारे इदारों को सोचना चाहिए। कश्मीरी बिल्कुल तैयार है, लड़ना उन्होंने है, लड़ना उन्होंने। हवलदार मोहम्मद खान यहां से जाके नहीं लड़ेगा, क्योंकि माजी में इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं जो कि कामयाब नहीं हुए। इंडिजिनस होगा, वहीं के लोग करेंगे, उनको बिल्कुल गैबी मदद होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे वाई आर वी सो अपॉलोजेटिक का वर्ड इस्तेमाल करूं या अपीजमेंट कहूं। देखें पहली बात यह है, मैं खुल के बात कर रहा हूं, 3 मरतबा कुलभूषण को आपने कौंसिल एक्सेस की बात की है, और भाई बस कर दें। अगर वो कौंसिल एक्सेस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दफा करें उनको। बड़ी बात कर सकते हो, but I have to wrap up. अगली चीज, हाँ, मुझे बताएं, हमें हमारी सेंसिटिविटी अफगानिस्तान को ट्रेड कॉरिडोर देने का, लैंडलॉक कंट्री, ये गलत। चले हमने वागा पे उनको, आजकल के हालात में हमारी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं है, ठीक है, पता ही आपको, ट्रेड बिल्कुल बंद है। मैंने लास्ट खबर पढ़ी कि वागा पे अफगानिस्तान के ट्रक्स हैं, दे क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडिया। आप बताएं, बेनिफिशियरी सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, स्टेट का, इंडिया भी बेनिफिशियरी है। भाई हमें कहना चाहिए अफगानिस्तान को कोई और तरीका निकाले इंडिया के लिए। मैं जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स चाहती हूँ। आई जस्ट हैव 1.5 मिनट। जिस समिट आप कोई उम्मीद देके जाएं, कोई अच्छा मैसेज देके जाएं इस न्यूज़ टेलीविजन के तवस्सुत से, सीधी बात के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, अपने सिख बहन भाइयों के लिए, फॉर कश्मीरीज, फॉर मकबूजा कश्मीर के लोग, प्लीज गो अहेड। जी, मैं ये समझता हूँ कि कुदरत ने और कुछ हमारी काविशों ने और कुछ चाइनीज की काविशों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें कश्मीर की आज़ादी के आसार ज़्यादा रोशन हो गए हैं। एक आप समझें कि मौका मौजूद है, एक मैदान बना है। ये जो डिप्लोमेसी है, जो मीडिया है, जो जितने काम है, ये एक एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। अगर आप उससे फ़ायदा ना उठाएं तो ये आपकी मर्जी है। तो मौका आपके सामने मौजूद है, अब मर्जी हमारी है कि हम इस मौके से फायदा उठाते हैं या नहीं। मेरे जो 2 भाई बात कर रहे हैं, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। जब हम प्रॉक्सी, वो बल्कि मैं तो इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक तरीके से कहूंगा, पाकिस्तान के साथ इलाक की वॉर कहूंगा। और मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि ये कश्मीरियों की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। अगर पाकिस्तानी लीडरशिप ये समझती है कि कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहे हैं तो बहुत गलती पर है। ये हमारी जंग है, और आजकल जंग लड़ने के जो तरीके हैं, जो कि 2 एटमी पावर जो कर सकती हैं, बस उसी में रहें, और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इधर क्या करती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसने हमारे ऊपर चढ़ाए हुए हैं। तो क्या हमें इतना हक भी हासिल नहीं है कि हम वो उनके साथ करें जो वो हमारे साथ कर रहे हैं? अगर उससे ज्यादा नहीं करना चाहते तो बस इतना कहना काफी है। कभी भी आजादी प्लेट पर रखकर किसी को नहीं मिलती। आजादी के लिए जान फशानी और कोशिश और आजादी प्लेट पर रख के नहीं मिलती, आजादी छीनना पड़ती है। इस नोट पर तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने आज इस सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।